नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। मैं इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हूँ, तेलंगाना का हैदराबाद। बहुत खूबसूरत मौसम फ़िलहाल यहाँ है और यहाँ पर हम जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, उनके खूबसूरत से लॉन में यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सवाल बहुत मुश्किल हैं जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू में भाग लेने के लिए और हमें समय देने के लिए। सुबह-सुबह का वक्त है, रविवार का दिन है। तो फिलहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आप देखिए तो एक-एक सीट पर बीजेपी की खासकर नज़र है। मैं सोचती हूँ कि विपक्षी पार्टियाँ ये सोच रही हैं कि बीजेपी जीत रही है, लेकिन बीजेपी को ये नहीं लगता या एनडीए को ये नहीं लगता कि वो जीत रहे हैं। इसीलिए एक-एक सीट पर आप देखिए उनकी नज़र है। तेलंगाना बेहद अहम राज्य होने जा रहा है, एनडीए के मद्देनज़र भी और यूपीए के मद्देनज़र भी। 17 सीटें हैं यहाँ पर, बहुत अहम सीटें हैं और इन 17 सीटों में बीजेपी को कितनी मिलती हैं या बीआरएस को अगर साथ में मिलाएं। कांग्रेस पार्टी फिलहाल उन्होंने 4 अपने कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंस कर दिया है, जिसमें 2 एमपीज रह चुके हैं और एक एमएलए भी रह चुके हैं पहले पिछले चुनाव में। इन लोगों को टिकट दिए गए हैं और फिलहाल 17 सीटों में हमने देखा था पिछली बार 2019 में बीआरएस को 9 सीटें मिल गई थी, कांग्रेस पार्टी को 3 मिली थी, बीजेपी को 4 मिली थी और एमआईएम को हमेशा की तरह 1 सीट उनको जरूर मिल गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि जबकि पूरे के पूरे उत्तर भारत में हमने देखा एक तरह से पूरी जमीन साफ हो गई थी विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के ऐसे में तेलंगाना ने एक तरह का फेस सेवर का काम भी किया और एक तरह से पूरे कार्डर को री एनर्जाइज किया, एक मॉडल दिया, तेलंगाना मॉडल। और वो मैन ऑफ द मोमेंट हमारे साथ यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं यहाँ करीब 48 घंटे से हूँ हैदराबाद में। हर एक शख्स ये कह रहा है कि ये जीत का सेहरा आपके सर बंधना चाहिए। आपने 6 हफ्ते के अंदर पूरा गेम चेंज कर दिया, वरना बिल्कुल ये लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में कि बीआरएस फिर से वापस आ रही है। तो एक माहौल ग्राउंड में जब नहीं रहता है तब साउंड ज़्यादा सुने आता है। तो नीचे जो किसान लोग, विद्यार्थी लोग, निरुद्योग युवता लोग जो सोच रहा है, कभी सरकार सुनने के लिए कोशिश नहीं की। खासकर महिला क्या सोच रही है, महिलाओं के लिए क्या करना है, सब सारे छोड़ दिए पिछले सरकार। तो वो समय पर मीडिया मैनेजमेंट या एडवर्टाइजमेंट्स या नेशनल परसेप्शन क्रिएट करने में केसीआर लगातार वही काम पे लग के थे। तो जैसा मीडिया परसेप्शन देख के लोग जो बाहर है, जो यहाँ पर वोटर्स नहीं है, वो लोग कुछ अलग तरीक़ा से सोच रहे थे। तो हम लोग पहले से ग्राउंड से हमें पता है, हम 3 साल से लगातार किसानों कने गया, निरुद्योग युवता कने गया और विद्यार्थी और बाकी सब सारे जनता से हम लोग जोड़ के थे। तो हमें पता था, हम 70 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ छोटे-छोटे कारणों से और 5-6 सीट हम कम हो गए, अदरवाइज़ हमारा सीट 70 के प्लस आने वाले थे। तो यहाँ के जनता निश्चित रूप से लोग को देखते रहते, मतलब सरकार में कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उनका इरादा कैसे है, ये सब सारे ऑब्जर्व करके यहाँ के जनता वोट देने वाले हैं। इसीलिए ये जीत हमारे जीत नहीं है, जीत जनता की जीत है, किसानों का जीत है, विद्यार्थियों का जीत है। और दर्शकों को ये भी बता दें कि अभी 90 से ज़्यादा और 100 से कम दिन हुए हैं आपकी सरकार को। अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 90 से ज़्यादा हो चुके हैं। आप बहुत अच्छी हिंदी भी बोल लेते हैं, ऐसा लगता है कि नेशनल एस्पिरेशंस हैं। ऐसा कोई बात नहीं, हिंदी सीखने से इंग्लिश अगर आए तो इंटरनेशनल एस्पिरेशन है, ऐसा थोड़ी सोच सकते। से कम्युनिकेशन। तो आप जो सवाल अब हिंदी में पूछे, हम जो हिंदी जानकारी है, जहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, मैं कम्युनिकेट करने तो के 3 लिए भाषाएँ सोचता आप हूँ। बखूबी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते थोड़ा हैं। बहुत बोलते रहता हूँ, वो इसका मतलब लैंग्वेज इज़ नॉट एन नॉलेज, इट्स एन कम्युनिकेशन। वापस आपके सवाल पे, तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से दर्शाया गया कि ये 6 हफ्ते में गेम चेंजर था, ऐसा नहीं है। आप 3 साल से तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ मैं ये समझना चाहती हूँ, जिस तेलंगाना मॉडल का ज़िक्र हो रहा है कि एक आदमी ने बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया, आप एक मजबूत नेता के तौर पर बाहर आए और आपने कहा कि विकल्प है ये बीआरएस के लिए। 10 साल की वो सरकार थी उनकी, अब 10 साल की सरकार नरेंद्र मोदी की है। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये तेलंगाना मॉडल एक कोई नेशनल राष्ट्रीय मॉडल हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? व्हाई नॉट? कांग्रेस पार्टी का जो सरकार है, जिस दिन इंदिरा जी के लिए बहुत दिक्कत था नेशनल पॉलिटिक्स में, तब यहाँ के आंध्र प्रदेश से नंबर ऑफ़ सीट्स एंड इंदिरा जी यहाँ से रिप्रेजेंट किए थे मेदक से। जब शहीद हुए थे इंदिरा जी, तब यहाँ के तेलंगाना के रिप्रेजेंटेशन थे। इसका मतलब जब जब कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार को दिक्कत है, तब तब तेलंगाना उनके साथ खड़ा रहा है।
तो इसीलिए आज भी जो कांग्रेस को और गांधी परिवार को सताने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कूटमी कोशिश कर रहा है, ये ऐन मौके पर हम लोग गांधी परिवार के साथ खड़े रहने के लिए यहाँ के जनता तैयार है। तो इसीलिए मैं साफ साफ बात कहना चाहता हूँ, बातों से कुछ होने वाले नहीं है। 10 साल ये दोनों को मौका मिला था, या केसीआर या नरेंद्र मोदी जी को। 10 साल में ये लोग बहुत सारे वादा किए थे, कोई कुछ वादा कभी निभाए ही नहीं। इसका मतलब ये लोगों के ऊपर जो भरोसा था वो टूट गया। इसीलिए केसीआर को हरा दिए। अभी अगले कदम एनडीए के खिलाफ, तो एनडीए को भी इस बार हम ज़रूर हराएंगे। लेकिन जो साउथ का मॉडल है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ कहा जाता है, नॉर्थ से बिल्कुल अलग है। एक ही देश के दो हिस्से, लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीके से हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव लड़ते हैं लोग, जो वोट डालते हैं वो इमोशनल डालते हैं। तो इस लॉजिक का मुकाबला, इमोशन का मुकाबला आप लॉजिक से नॉर्थ इंडिया में कैसे करेंगे? आप साउथ के बादशाह हैं, लेकिन नॉर्थ में आप कैसे करेंगे? आपने देखा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जमीन साफ हो गई। नहीं, ये बात, एक बार हार गए तो सब सारे हारने वाले नहीं है। 2 सीट था पहले भारतीय जनता पार्टी को, आपको तो पता है। एक गुजरात से, दूसरे तेलंगाना से। उस दिन पीवी नरसिंह राव जी को हराए थे भारतीय जनता पार्टी, जंगारेड्डी उनका नाम, हनुमाकोंडा से जो एमपी बना। तो 40 साल पहले की बात है। हाँ, कभी भी हो, 2 सीटों से अभी 302 सीट पहुंच गए ना। तो हार जीत अलग अलग वक्त की बात है। तो जब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाए, नहीं तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, वो वक्त अलग है। आज के तारीख में सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट इस भूखा, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है दिल्ली में, ये सब सारे देख रहा है। इंडियन पॉपुलेशन में नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो नरेंद्र मोदी जी सरकार अप्रोच क्या है किसानों के खिलाफ? क्यों दिल्ली में किसानों को इतना केसेस, फायरिंग, किसानों को हत्या, ये सब सारे क्यों हो रहा है? जिसके लिए काम कर रहे हैं ये लोग, किसी को कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो जब सरकार आम जनता के लिए अगर काम करना है तो पहले किसानों का समस्या क्या है पता करना, किसानों के लिए कुछ मैनिफेस्टो, कुछ आपके एजेंडा रहना। मगर आपके एजेंडा क्या है? किसान के खिलाफ 3 काला कानून लाए थे, बहुत 16 मंथ दे फॉट लाइक एनीथिंग। 700 के ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, फिर वापस ले लिए, माफ़ी मांगा, फिर आज के तारीख में फिर किसानों को मारने में, मारम पीट में लग गया सरकार। इसका मतलब किसानों को जब एनडीए कूटमी, नरेंद्र मोदी जी सरकार जब दुश्मन समझ रहा है, तो सरकार किसानों को दुश्मन समझे तो किसान क्या सोचेगा? किसानों को हत्या करने के लिए जो सरकार सोच रहे, वो सरकार को क्यों फिर तीसरी बार वोट देने वाले? तो ये समझने की बात है। पहले किसानों का दिल में क्या है वो सुने तो आपको हिंदुस्तान में जो बदलाव आने के लिए, बदलाव जो माहौल है, वो तब पता लगेगा आपको। आपने, ऐसा लगता है कि किसानों के दिल पे हाथ रखा या नफ्स पे हाथ रखा? आपकी एक बड़ी जीत की वजह रायतू बंधु आपकी स्कीम भी थी, मैं उस पर ज़रा से पल में आती हूँ। लेकिन चूंकि आप वो सारे मुद्दे उठा रहे हैं इस इंटरव्यू में, जो हम देखते हैं राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते रहे हैं। मैंने उनके साथ मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा जाके देखा, और उत्तर प्रदेश के ये इलाके हैं, और लोगों में काफ़ी हद तक इसको लेकर मैं कहती हूँ कि एक तरह से उनकी आवाज़ पहुँच रही है लोगों तक। लेकिन साथ साथ क्या आपको लगता है कि आपका ये मैसेज जो आप तेलंगाना की जनता को दे पाए, क्या राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं मुद्दों के साथ, क्या आपको लगता है असरदार बन पा रही है? क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि दक्षिण भारत में उनकी भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ, लेकिन उत्तर भारत में तो ऐसा नहीं हो रहा है। अरे मैं वही बात कहना चाहता हूँ मैं बार बार, कि चुनाव हार जीत बहुत सारे मुद्दों पे ऊपर रहता है। कभी लोकल लीडरशिप का भी ज़रूरी है। जो नेशनल लीडर का आवाज़ पहुँच भी गया, लोकल कैपिटलाइज करने के लिए कोई नेता अगर तैयार नहीं है, कभी वहाँ पर लोकल फैक्टर्स और कुछ तेज़ी से अगर आए और मैनिपुलेशन भी कुछ होगा, ये सब सारे मुद्दों के ऊपर अभी चुनाव हार जीत अलग है। मगर जिस दिन जो मुद्दों के कारण है उसी के ऊपर अगर इलेक्शन का चर्चा हो गया, तो तब वही उसके आधार पर लोग
वोट देंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो पूरा मीडिया पे टोटल कंट्रोल है बीजेपी का। ऐसे में जो जो मैसेज है राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर, वो पहुंचेगा ही कैसे लोगों के पास? अरफा, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, कम से कम वहां पर पकड़ है, यहाँ पर खुद का मालिक है, हर मीडिया का ओनर केसीआर। So whatever 95% of the management belongs to TRS party, owned by KCR. फिर भी आप कर पाए? फिर तो ये मीडिया एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते, मीडिया चुनाव को हरा नहीं सकते, मीडिया चुनाव को जिता नहीं सकते। फिर आपका कम्युनिकेशन का मेथड क्या था? किस तरह से आप लोगों तक पहुंचे? भाई जनता में जाना एक ही मेथड है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी का जो 150 days 4000 किलोमीटर पद है, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। दिस इज व्हाट ग्राउंड। ग्राउंड में जो जनता को रीच होना है, जो बोल दिए, हर आदमी हमारा रिपोर्टर बन गया। हम कोई मीडिया के रिपोर्टर का कोई जरूरी नहीं, हर आदमी रिपोर्टर बन गया। हाँ, हर किसान, हर युवता और निरुद्योगी हमारा रिपोर्टर है, हमारा जर्नलिस्ट है। वही कम्युनिकेट कर रहा है दुनिया को। भाई हम राहुल जी से मिला, राहुल जी से फोटो लिए, राहुल जी का भाषण सुने, राहुल जी ये कहा, स्विगी वर्कर्स के लिए राहुल जी ये कहा, किसानों के लिए राहुल जी ये कहा, महिलाओं के लिए राहुल जी ये कहा। हर प्रदेश में क्या क्या तकलीफ है, राहुल जी हमारी आवाज़ सुन रहे पूरा दिन भर पद यात्रा में। शाम को 15 मिनट राहुल जी उनके तरफ से बात अपने टेबल पे रख रहा है। तो ये सब सारे आप सेलेक्टेड सैलरीड रिपोर्टर्स के ऊपर आधार है ये लोग। हम सोशल वर्कर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो लोग काम कर रहा है, वही हमारे जर्नलिस्ट है। हमारे लिए रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट है, जो पब्लिक के तकलीफ उठाने वाले जर्नलिस्ट है हमारे लिए, विपक्ष के काम करने वाले जर्नलिस्ट है हमारे लिए, सरकार को तारीफ करने वाले जर्नलिस्ट थोड़ी है। एक मीडिया के छात्र के तौर पे शायद मैं ये एक सबक लेके जाऊंगी यहाँ से कि जब हर एक व्यक्ति रिपोर्टर बन जाए तो इस तरह से बिग मीडिया को हराया जा सकता है। सिंपल। बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात कही और अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन आपके साथ वो डिमोनाइजेशन नहीं है आपका जो राहुल गांधी का होता है। राहुल गांधी को चांदी का चम्मच है उनके मुंह में, इसके अलावा वो एक पप्पू हैं, वो कुछ नहीं जानते, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। आपको तो इस तरह की इमेज का सामना नहीं करना पड़ा जहाँ पूरा आपको डिमोलिश करने की कोशिश की गई हो। तो मैं हर आदमी को पहले कैरेक्टर असैसिन करने का एनडीए फार्मूला है। ये आज नहीं है, पहले से भी उन लोगों का फार्मूला एक ही है। जो सामने आपके सामने खड़ा रहा है, आपको जो सवाल उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, उन लोगों का कैरेक्टर असैसिन कर दो। तो वो लोगों का फार्मूला यही है। दिस इज़ नथिंग बट, सिंगल वर्ड में अगर मैं बोलना चाहता हूँ, हैबिचुअल अफेंडर्स। ये हैबिचुअल अफेंडर्स को हैंडल करने में हर तरीका अलग अलग के सोच रहता है। तो मुझे पता है केसीआर ऑल्सो यूज्ड सिमिलर मॉडल, मगर लोग जब उनके तकलीफ जो सरकार ने तकलीफ हल्का करने के लिए कोशिश नहीं की, तो लोग खुद सोचते भाई ये झूठ बोल रहा है, चलो उनको गाली दे रहा है, ठीक है, उन्हें इनो क्या कर रहा है, समझते हैं लोग आपको लगता है? हाँ, क्यों नहीं, मतलब हम लोग जब जनता करने जा रहे हैं, हम लोग सिंपल वही वो उन्हीं के तकलीफ को उठा के हम बात किए ना। ज़्यादा भाषण देने का ज़रूरी नहीं है, उनके तकलीफ के बारे में हम चर्चा किए ना, वो कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि 10 साल से उनके बारे में बात नहीं हुई थी। मैं आऊँगी फिर से, और ये बहुत दिलचस्प बात आपने उठाई है कि मीडिया से किस तरह से अपना मैसेज, क्योंकि कभी कभी तो मैसेंजर ही मैसेज बन जाता है। तो मैं ये ज़रूर समझूंगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा रोग है कि ये कैंसर बन चुका है, जहाँ ऑपोजिशन को कोई जगह ही नहीं मिल रही है। आप ये समझिए कि राहुल गांधी ने अपना यूट्यूब शुरू किया उसके ज़रिए, और फिर उन्होंने कहा कि एक पब्लिक कॉन्टैक्ट के अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम चुनावी जोड़ गुणा गणित का हम जिक्र करें तो उसमें मीडिया का बहुत अहम रोल, सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आ जाती हूँ कुछ मुद्दों पर। इसमें रायतु बंधु जो आपकी स्कीम है, जिसने रातों रात एक तरह से पूरे किसानों को आपके फेवर में कर दिया, 90 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, स्कीम अभी तक रोल आउट नहीं हुई। आप क्या इंतज़ार कर रहे हैं, किस बात का? नहीं, हमारा तो रायतु बंधु तो ऑलमोस्ट 4 एकड़ तक अब दे चुके हैं, अब 5 एकड़ तक हम देंगे। रायतु बंधु में जो नेशनल हाईवेज पे सड़क में जो लैंड गए, उन्हीं लोगों को केसीआर दे रहे थे, जो पहाड़ों को भी रायतु बंधु दे रहे थे। ऐसे जहाँ पर मिसयूज़ है, हम लोग मिसयूज़ को रोकना चाहता है। तो रायतु बंधु ऑलमोस्ट आई हैव पेड मोर देन 4,000 crores आउट ऑफ 6,500 crores। आई हैव पेड ऑलरेडी 4,000 crores and another 15 days I am going to complete remaining amount। तो यहाँ पर जो किसान को मदद करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट अश्योरेंस दे रहे हैं। जो खेती नहीं कर रहा है उनका इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है?
तो जिसको ज़रूरी है उनको ही देने का हमारा इरादा है। तो हम रैतु भरोसा स्कीम इसीलिए बढ़ा के दे रहे, जो वेस्टेज जो ineligible persons है who is paying crores of rupees income tax, though they are getting this Raitu Bharosa, Raitu Bandhu scheme. How come it is correct? So welfare का मतलब क्या है? BPL card is the fundamental. तो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनको सरकार मदद करने का ज़रूरी है। तो हमारा प्लानिंग साफ साफ है। जो सुपर रिच है उन लोगों को कुछ सरकार से मदद मिलने का कोई ज़रूरी नहीं, आउट ऑफ द वे। तो वन गो में आप नहीं कर पाएंगे इसको इम्प्लीमेंट? नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, वी आर most out of 68 lakhs already we have paid almost 56 lakhs beneficiaries. तो आप कैमरे पे ही कह रहे हैं कि आप भूले नहीं है किसानों को, ऑलरेडी पैसा रिलीज हो चुका है। हाँ, अब दिस इज ब्लैक एंड वाइट। नहीं, आप जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको एक्चुअल्स में देता हूँ को, अगर इफ यू वांट आई विल गिव यू 56 lakhs बेनिफिशियर्स डेटा। लेकिन इसमें खबरें नहीं छपी हैं इस बारे में अभी। अरे भाई, खबरें वो छापने के लिए कोशिश नहीं करे, मैं भी पूछ रहा हूँ। नहीं, वो लोग ये समझ रहे हैं मैं ये पूछे तो पहले एडवर्टाइजमेंट दे दो। पिछले एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ पैसे पड़ा हुआ है, पिछले सरकार हमको जो दिए वो पेमेंट रिलीज करो। लेकिन खबरें क्यों नहीं छप रही हैं? नहीं, उनका खुद का एजेंडा है। मैं पहले ही बोले, मैनेजमेंट बिलोंग्स टू बीआरएस पार्टी, व्हाई शुड आई आस्क टू पब्लिश ऑल दीज इश्यूज। अभी भी आपकी सरकार के बाद भी जाहिर है मैनेजमेंट तो रातों रात नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा। और दूसरी बात है, पिछले सरकार ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स दिए उन लोगों को, उनका पेमेंट पेंडिंग है। साहब हमारा पेमेंट रिलीज करो तब हम आपके खबरें छापेंगे। तो मैं बोला भाई, आउट ऑफ द वे जो भी रिलीज हुआ है हैव टू एग्जामिन, अदरवाइज वो जो क्राइम किया उसको क्यों मैं कंटिन्यू करूँ। तो उन लोगों का भी कुछ लेकिन आप वायर पे कह रहे हैं कि किसान याद है आपको, पैसा रिलीज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारी स्कीम। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, मैं ऑफिशियल ब्लैक एंड व्हाइट में डेटा देता हूँ, यू गो एंड चेक विद फार्मर्स, यू कम बैक। सो ये लोग एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये परसेप्शन किसानों को कोई लेना देना नहीं है। ऊपर ऊपर जो बातें करते, चर्चा करते, बोलने वाला अलग है, नीचे काम करने वाला अलग है। जो काम करने वाले के साथ हूँ मैं, बोलने वाले को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। दे हैव देयर ओन एजेंडा, व्हाट शुड आई डू। रेवंत रेड्डी, आपने बहुत शानदार जवाब दिए अब तक सारे सवालों के। अब कुछ मुश्किल सवालों का दौर यहाँ पे शुरू होगा। उसमें एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, एक ही लम्हे में अपने दर्शकों को बताती हूँ कि जिस सोशल रिप्रेजेंटेशन, और मैं एक पत्रकार के तौर पर इस सामाजिक और राजनीतिक जो नुमाइंदगी है, प्रतिनिधित्व है, उसकी बड़ी एक वकील, एक बड़ी एडवोकेट हूँ, उससे जुड़ा सवाल पूछूंगी आपसे। ओबीसी रिप्रेजेंटेशन, दलितों का रिप्रेजेंटेशन, एक बड़ा सवाल है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, जहाँ एक अच्छी बड़ी मुस्लिम आबादी है, आपकी सरकार में क्या। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आ गया है। वो सवाल है नरेंद्र मोदी से आपका जो एक पब्लिक इंटरेक्शन के दौरान जो सवाल मेरे मन में भी आए, राष्ट्रीय मीडिया में उस पर बड़ी चर्चा हो रही है। पहली बात तो ये क्लियर कीजिए कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी आपके बड़े भाई हैं। ये बड़े भाई एल्डर ब्रदर वाला बड़ा भाई है या बिग ब्रदर वाला बड़ा भाई है? बिग ब्रदर, ही इज एन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं तो एक मुख्यमंत्री हूँ। सो ही हैज टू कैरी ऑल चीफ मिनिस्टर्स, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। I have tried to recollect that, boss, you are the big brother of this country. You have to take care of every state. You go through my entire speech, then you will know that what is my intention or content. तो लोग एक चीज़ को अगर आप पिक एंड चूज में अगर बात को निकाल के देखें तो आपको अलग दिखेंगे। तो मैं खान पे कुछ नहीं बोला, बंद कमरे में मैं कुछ नहीं बोला। मैं सबके सामने, सबके आंखों के सामने, कैमरा के सामने मैं बोला। इसमें मेरा कोई अलग एजेंडा रहने का क्या है। उसके बाद आप बड़े भाई बोलने के बाद मैं क्या कहा वो देखो भाई। आप बुलेट ट्रेन आप गुजरात लेके गए, साबरमती रिवर फ्रंट आप गुजरात लेके गए, गिफ्ट सिटी गुजरात में बना लिए। सिमिलर डेवलपमेंट मेरा तेलंगाना में मूसी रिवर फ्रंट में बनाना चाहता हूँ, मेट्रो रेल में बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्मड़ी हेट्टी में इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। ऐसे मैं पूरा मुद्दा निकाल के उनके सामने रख के, इसमें आपकी मदद ज़रूरी है, आप बड़ा भाई है, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, सरकार को, तेलंगाना सरकार को आप मदद करो बोल के मेरा जो डिमांड्स है उनके सामने रखा। तो तेलंगाना में तो पेद्दना, ये इट्स ए कॉमन वर्ड, big brother. No, but he's not your big brother. You said he's country's big brother. Is that what you're saying? Yes, he is. Any prime minister. It's not personal relation. It is nothing to do with the personal relation. It's a official platform, for inauguration program.
तो ऑफिशियल प्रोग्राम में वो बीइंग एन प्राइम मिनिस्टर ही इज एड्रेसिंग टू द नेशन, बीइंग एन चीफ मिनिस्टर आई एम एड्रेसिंग टू माय पीपल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, एक तो बड़ा भाई और दूसरा बिग ब्रदर, इन दोनों का यूसेज बिल्कुल अलग है। बड़ा भाई हो सकता है कोई भी व्यक्ति जो आपसे उम्र में बड़ा है, ओहदे में बड़ा है, आप मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बिग ब्रदर का मतलब सीधे-सीधे ये होता है एक ऐसा ताकतवर आदमी जिसके पास इतनी ताकत है कि वो बाकी नीचे आप सबको देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब ओवरली पावरफुल। इस जितनी शक्ति नहीं होनी चाहिए उतनी शक्ति किसी व्यक्ति के पास हो। Either way, correct it is. I don't want to dispute the big brother or बड़ा भाई। आप बड़ा भाई के जो कंटेंट है वो भी सही है, जो बिग ब्रदर का कंटेंट है वो भी सही है। Being a prime minister, he has got extraordinary powers. So he is using in other way also. So इसीलिए वो जो परमिशन मेरा मेट्रो रेल बनाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू गिव परमिशन। मूसी रिवर फ्रंट रिजर्वेशन ऑफ रिवर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू गिव परमिशन एंड फंड्स। Just like that, Tummidi, I need to acquire land near about 2,000 acres in Maharashtra. Maharashtra BJP coalition government is there. He has to support, he has to put an award. I have told everything. I have told everything on record. आप बड़ा भाई है, आप ये सब कुछ समझाओ। मेरा प्रदेश तरक्की करने का मेरा जिम्मेदारी है। लोग मुझे वोट दिए, मुझे मुख्यमंत्री बनाए, तो मेरा जिम्मेदारी है। मैं जब चुनाव आऊँगा, चुनाव आएगी तब मैं राजनीति करूँगा। जब बिना तब भाई बराबर रहेंगे। तो अभी कल मेरा भाषण देके हाँ। होगा। कल मैं मेडचल में कहा था, आप लोग वो बीजेपी और बीजेपी गोदी मीडिया ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि 400 सीट जीतने वाले हैं। मैं अरफा एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब मोदी जी खुद 400 सीट जीतने का एनडीए कूटमी के अलावा भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 सीट जीतना है तो चंद्रबाबू नायडू से क्यों अलायंस है, नवीन पटनायक से क्यों अलायंस है, नीतीश कुमार से क्यों अलायंस है, देवगौड़ा जी से क्यों अलायंस है, अजित पवार से क्यों अलायंस है, एकनाथ शिंदे से क्यों अलायंस है, अनुप्रिया पटेल जी से क्यों अलायंस है? ऐसा मैं आपको 100 दिखाऊंगा। अगर आपका ताकत इतने है, 400 सीट भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी लीडरशिप को अगर सीट मिलना है तो नरेंद्र मोदी जी कभी गुजरात में किसी से अलायंस किया क्या? क्यों गुजरात में अलायंस नहीं किए? वहाँ पर छोटे मोटे पार्टीज नहीं है क्या? वहाँ पर छोटे मोटे पार्टीज है ना। जब खुद के ऊपर भरोसा कम हो जाएंगे, सीट कम मिलेंगे, जब भरोसा नहीं है तीसरी बार सरकार बनाने का, तब अलायंस की बात आती है। कहीं पर भी अलायंस की बात कहाँ पर है? लेकिन लगता है कि ऑपोजिशन को ज़्यादा विश्वास है कि मोदी जीत रहे हैं, बजाय इसके कि खुद मोदी जी को विश्वास है कि वो जीत रहे हैं। वरना जैसे आपने कहा कि खुद अलायंस ये नहीं कर रहे होते, एक नर्वसनेस तो ऑपोजिशन के खेमे में देखी जा रही है। मैं पहले से ये बिग ब्रदर वाले सवाल पे और 2-4 सवाल हैं जो आपसे पूछ लेती हूँ, फिर इस वाली बात पे आती हूँ मैं, कोalition की बात पर। इसमें आपने एक जो फ्रेज़ का जिक्र किया वो था गुजरात मॉडल। अब गुजरात मॉडल से मुझे नहीं पता आप क्या समझते हैं। गुजरात मॉडल से मैं जो समझती हूँ वो ये है कि कॉर्पोरेट। अरफा, आपके क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। मैं गुजरात मॉडल नहीं बोला। आप गुजरात प्रदेश को इतने सारे लेकर गए, इसमें फर्क है। गुजरात आप मॉडल तो समझो। आपने शब्द का तो जिक्र किया। नहीं, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात को आप इतने लेकर गए। तेलंगाना के लिए सब सारे दो। मैं आई वांटेड टू कंपेयर विद गुजरात एंड तेलंगाना। गुजरात के लिए बुलेट ट्रेन लेकर गए, गिफ्ट सिटी लेकर गए, साबरमती रिवर फ्रंट लेकर गए, बहुत सारे गुजरात को आप इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हैं। ऐसे तेलंगाना भी लाइए। ऐसे भी तेलंगाना को देने के लिए मैं डिमांड किया। मैं गुजरात मॉडल ठीक ठाक है, बहुत शानदार है, गुजरात मॉडल तेलंगाना को दो बोल के नहीं पूछा। आई एम नॉट आस्किंग एनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और प्लानिंग। मैं साफ अरफा आपके सामने मैं सीधा अगर किसी को गलतफहमी है, रॉन्ग इंटरप्रेशन है, मैं दूर करना चाहता हूँ। वो पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, if he is asking something for Gujarat, I don't mind. That is his responsibility. When he has become prime minister, he has to behave rationality दिखाने का ज़रूरी है। इस हिंदुस्तान में हम भी है, गुजरात भी है, तेलंगाना भी है। तो इसमें अगला इसी सवाल का हिस्सा ये है कि आप ये नहीं कहना चाहते थे जो बदनाम गुजरात मॉडल है जिसमें कॉरपोरेट की पावर गरीब लोगों पर इस्तेमाल होती है, गरीब नीचे रहता है, कॉरपोरेट का पूरा कब्जा होता है, नंबर 1, नंबर 2,
जहां पर एक मुस्लिम मुक्त विधानसभा का पूरा इमेजिनेशन है, बीजेपी 0 टिकट्स देती है मुसलमानों को, मंत्री तो भूल जाइए, ये भी आप नहीं कहना चाहते थे। आप कॉरपोरेट की जो शक्तियां हैं उसे आम लोगों पे अप्लाई भी नहीं करना चाहते थे, आपका ये मतलब नहीं था। आप ये कहना चाहते थे कि आप गोधरा मॉडल भी हम गोधरा इस्तेमाल नहीं मॉडल भी करना नहीं चाह है। रहे, ये भी साफ है। हम लोग गोधरा मॉडल से, गुजरात मॉडल से, नरेंद्र मोदी जी मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। इतने सालों से हम वो मॉडल के खिलाफ हम लड़ रहे, कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था और किसी ने नहीं। तो हम लोग ये याद दिलाना के लिए मैं कोशिश किया बीइंग एन चीफ मिनिस्टर। आप ये मत समझो एक ही गुजरात है हिंदुस्तान में, तेलंगाना भी है। जब आप गुजरात के लिए इतना सारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठकर इतना सारे दे दिए, इसमें जो भी हमारा भी ज़रूरत है ये फुलफ़िल करो बोल के मैं उनको याद दिलाया। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहीं बंद कमरे में कुछ बात नहीं किए। पब्लिक स्पीच थी वो तो। पब्लिक स्पीच में ही वो कहा, मैं मेरा इंटरेस्ट पूरा एक ही है, मेरा स्टेट को तरक्की करने का है। क्योंकि लोग बहुत उम्मीद लेकर मुझे वोट दिए, कांग्रेस पार्टी को जिताया। क्योंकि राहुल कांग्रेस जी के पदयात्रा के बाद यहाँ पर एक माहौल बहुत बदल असर गया। रहा, सही बात है। और आपके समर्थक ये भी नाराज हो रहे थे कि भाई राहुल गांधी वहां पे कहते हैं कि ये तो जेब कतरे हैं, देखिए अडानी ले गया, देखिए मोदी ले गया, वो कहते हैं भाई चौकीदार चोर है। ऐसे में उन्हीं का एक चीफ मिनिस्टर अगर ये कहता है कि वो बिग ब्रदर हैं, गुजरात मॉडल है, आपको लगता है आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का चुनाव था, वो अलग हो सकता था? नहीं, लोग समझने में, लोग आप इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है। मैं जो मोदी मीडिया गोदी मीडिया है उनके लिए जो तारीफ़ किया बोल के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, वो मार्केटिंग करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाए। वो स्ट्रैटेजी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। क्यों? ऐसे चर्चों में कोई कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं साफ साफ कह दिया, मैं अभी भी साफ कहना चाहता हूँ। क्लैरिफाई कर रहे हैं आप ये मैं बात। क्लैरिफाई नहीं, जो जो जी जो हाँ, मैं सोचा था, वही जो कह रहे हैं बोलना आप। चाहता हूँ, मैं वही साफ कह रहा हूँ। वो लोग मिस इंटरप्रिटेट किए, रॉन्ग इंटरप्रिटेट किए, मैं केयर भी नहीं करता हूँ। क्योंकि ऐसे 10 साल से यहाँ पर मैं फेस कर चुका हूँ। ये पहली बार नहीं है मेरे लिए। नाम बदल गए, केसीआर के जगह में मोदी जी आ गए, बस उतना ही फ़र्क है। मगर सिचुएशन इज़ द वन एंड द सेम। So I don't want to waste my time on these unnecessary issues. जी हाँ। So my point is, it is very simple. Being a prime minister, he has given something to Gujarat. So being a chief minister, I am asking, I am demanding Indian prime minister. अगर भारतीय जनता पार्टी से या नरेंद्र मोदी जी से मैं पर्सनल कुछ नहीं मांग रहा हूँ। जो मेरा हक है, मैं वो हक उनके सामने रखा है। आगे वो मिले अच्छा है, नहीं मिले तो लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। है। और मोदी जी के भक्त कह रहे हैं कि भाई देखिए मोदी जी इतने महान हैं कि अब तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी तारीफ कर रहे हैं। भाई अब हमेशा ये ऐसे कंट्रोवर्सी डिस्कशंस में हर किसी का कोई परसेप्शन रहते कि व्यू रहते। अभी उन लोगों को देख के हंस के छोड़ देता हूँ, मैं उसको ज़्यादा अटेंशन भी नहीं देता हूँ। मैं फिर साफ कहना चाहता हूँ, 10 साल से मैं ये सिचुएशन फेस किया तेलंगाना में। केसीआर भी सेम ट्रिक्स प्ले किए, अभी मोदी जी सेम ट्रिक प्ले किए तो भी कोई नेशनल फर्क लेवल नहीं पे। पड़ता। तो मैं जल्दी से रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे आऊंगी, लेकिन इससे पहले एक बहुत अहम सवाल है फेडरल स्ट्रक्चर को लेके। भारत के संविधान की ये एक बड़ी खूबी मानी गई कि हम एक फेडरल डेमोक्रेसी हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म। लेकिन जिस तरह से पिछले 10 सालों में इस फेडरलिज्म को इस्तेमाल किया गया है उन स्टेट गवर्नमेंट्स के खिलाफ जहां ऑपोजिशन पावर में है, क्या आपका ये जो एक पॉजिटिव जेस्चर था, क्या इसलिए भी था क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि फेडरलिज्म को लेकर हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में मनरेगा का फंड रिलीज नहीं हो रहा है, उधर टैक्स का पैसा केरला कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स को दिल्ली आके कैंप लगाना पड़ रहा है, अपना कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या मैं ये समझूं कि आपका एक पॉजिटिव जेस्चर इसलिए भी था क्योंकि आपको अपने स्टेट के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपको सेंटर पर निर्भर होना पड़ रहा है, पड़ता है हर किसी स्टेट गवर्नमेंट को? क्या ये माना जाए कि वो दौर आ गया है जहाँ पर अलग अलग पार्टियों के होने के बावजूद सेंटर अपनी पावर का इस्तेमाल इस तरह से कर रहा है कि डिसएम्पावर कर दे स्टेट्स को? ये इस पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा सोच अलग है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सोच एंड प्लानिंग अलग है। जब मैं मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठता हूँ, इट इज़ नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स, इट्स ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स। तो केंद्र सरकार से जो लेना है ज़रूर लूँगा। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ है, मे बी प्राइम मिनिस्टर, मे बी गवर्नर और एनी अदर सुप्रीम कोर्ट judges or high court judges, any constitutional election commission of India, whatever constitutional authorities are there, positions are there, I am there to oblige protocols. I don't hesitate to oblige these protocols. I don't have any personal issues or political issues. When I am in my platform, my party platform, I am there to explain, or I am there to
to discuss all these issues as a being a party president. So I have two roles. One is party president, the other one is chief minister. Role clarity is there. So according to my role, I have to act. Otherwise, अब my पार्टी प्लेटफॉर्म में मैं मुख्यमंत्री के भाषण दिए तो कोई फायदा नहीं है. जब मुख्यमंत्री बनता हूँ पार्टी नेता के भाषण दिए तो भी कुछ फायदा नहीं है प्रदेश के लिए. तो दो अलग अलग है. आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है सेंटर से फंड्स रिलीज करने में, नहीं, टैक्स का अभी पैसा अभी लेने अभी में? अभी तो शुरुआत है. इतना जल्दी मैं सीधा सीधा कुछ कमेंट और नहीं कर सकता हूँ. कर्नाटका, आज केरला- आज 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 तक तो कोई दिक्कत नहीं आया. जो हम एक्सपेक्ट किए वो तरीका से केंद्र सरकार से हमें मदद मिला है. तो आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स. विल सी फ्यूचर व्हाट क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, आगे मैं दिखाऊंगा. कर्नाटका केरला सरकारों ने जो किया, आप इससे सहमत हैं कि दिल्ली आकर अपने मांग करना? नहीं, वो उन हर प्रदेश का अलग अलग एजेंडा है, अलग अलग. ममता बनर्जी हजारों लोगों की ट्रेन लेकर आ गई थी दिल्ली. भाई अभी ममता दीदी क्या कर रहे हैं, कर्नाटका चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिए क्योंकि वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है. मेरे को कोई ज़रूरी भी नहीं है. मेरा आप प्रदेश ठीक है, में आपका रिश्ता ठीक है. मेरा प्रदेश का जो माहौल है मैं वही हिसाब से चलना चाहता हूँ. बाकी के लोग कुछ बोले भी नहीं, हमारा मदद भी नहीं मांगे. अगर मदद मांगे, अगर कुछ बोले, अगर कुछ करना है तो करेंगे. मगर अभी तक तो केंद्र सरकार से हमको कोई दिक्कत नहीं आया. अगर केंद्र सरकार से हमको कुछ दिक्कत आया तो हम सीधा सीधा बोल देंगे भाई यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम खामोश बैठने वाले नहीं. आपको तो मेरा तरीका मालूम है. मैं कैसे मैं 10-15 साल से जो अपोजिशन में या अदरवाइज बीइंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा में, यू गो थ्रू माई ट्रैक रिकॉर्ड इन लोकसभा. जी, बीइंग एन एमपी मैं कभी स्पेयर नहीं किए. मैं जल्दी से आ जाती हूँ रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे. समय कम है आपके पास भी और इंटरव्यू भी लंबा हो रहा है. इसमें सवाल ये है कि जो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, 15% ऑलमोस्ट नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी. आपके फ़िलहाल गवर्नमेंट में एक भी एमएलए नहीं है. मैं जानती हूँ आपने 3 टिकट्स दिए लेकिन कोई जीत नहीं पाया दुर्भाग्य 6 से. टिकट दिए, 6 टिकट 7 दिए टिकट दिए, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया नहीं दुर्भाग्य जीत से. पाया. और इसके अलावा फिर लेकिन कोई मंत्री भी ज़ाहिर है नहीं बन पाया. क्या आपका प्लान है? आपका आर्गुमेंट ये हो सकता है कि भाई हमने टिकट दिए, आप जीते नहीं तो हम कहाँ से मंत्री नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं. हम गवर्नर कोटा में तो एमएलसी बनवा दिए. अभी वो भी स्टक डाउन किए कोर्ट. अभी रीअपॉइंट करना है. एंड एडवाइज़र 4 लोगों को अपॉइंट किए. तो एक मुसलमान फॉर्मर मिनिस्टर शब्बीर अली जी को गवर्नमेंट एडवाइज़र. दैट पर्टिकुलर 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो एजेंडा है SC ST OBC माइनॉरिटी सबका कैबिनेट रैंक दे के उनको हम एडवाइज़र बनाए. और एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑल दीज ईयर्स आज़ादी से लेकर आज तक एडिशनल एडवोकेट जनरल कभी माइनॉरिटी को दिया ही नहीं. पहली बार मैं दे चुका हूँ. मेरा पेशी में ऑफिसर, पिछले ऑफिसर्स चीफ मिनिस्टर के पेशी में दफ्तर में कोई हायर नहीं था. मेरा पेशी में शहनवाज कासिम IPS ऑफिसर, IG कैडर ऑफिसर को मेरा पेशी में ले लिए. ऑल कॉरपोरेशन में आज तक 5 कॉरपोरेशन अपॉइंट किए. तो 4 कॉरपोरेशंस को माइनॉरिटी को मैं दे चुका हूँ. कि यहाँ पर आप ये मत सोचो कि नेग्लेक्टेड कम्युनिटी है. माइनॉरिटी वेलफेयर का पूरा मुख्यमंत्री मेरा आपके हाथ पास में. है? मैं रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनल सुपरवाइज करना चाहता हूँ हर जगह में, जहाँ जहाँ. अब एनर्जी कितना इम्पोर्टेंट है आपको तो पता है. प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड CMD ऑफ जेनको एंड ट्रांसकॉम माइनॉरिटी को दिए. डिस्कॉम्स कितना सीरियस सब्जेक्ट है. डिस्कॉम का, सदर्न डिस्कॉम का MD ने माइनॉरिटी ऑफिसर को और बनाया. MLC बना रहे हैं आप? अभी बना दिए ऑलरेडी गवर्नर कोटा फिर में. उनको मिनिस्टर भी बनाएंगे क्या? ऐसा अभी इरादा वो है? आगे अभी पार्टी डिसाइड लेकिन इरादा करेंगे. है ऐसा कोई दिल्ली आपका? नहीं माइनॉरिटी तो को मिनिस्टर बनाने का है. अभी 6 खाली है, उसमें से एक माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाना है. माइनॉरिटी जिसको बनाना है पार्टी हैज़ टू डिसाइड. आई कैनॉट डिसाइड. मैं मेरे घर पे बैठ के मैं और इनको आपका बनाऊंगा. ऑब्जर्वेशन क्या है, क्यों आपके ये 6 कैंडिडेट हार गए? तो ऑब्जर्वेशन ऐसे है, जब MIM जानबूझकर हर आदमी को माइनॉरिटी कोई किसी का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहना बोल के हरवा दिए. ओल्ड सिटी 7 के अलावा ना TRS में कोई माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना कांग्रेस में भी माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. उस दिन उन लोगों का इरादा था, वो किसी ने जीत भी नहीं सके. तो आज उन लोगों का भी सोच बदलाव आते शायद. तो इसीलिए हम चार MLCs बनाए. 2 MLA कोटा में, 2 गवर्नर कोटा में. उसमें से एक हम लोग माइनॉरिटी को दे दिए. इसका मतलब 4 एडवाइजर बनाए. 4 में से एक माइनॉरिटी को एडवाइजर सोच रहे बनाए. हैं आप उनके बारे में? सोच नहीं, मेरा डिसीजन मतलब हो आपके चुके दिमाग में हैं. ये थॉट है कि नहीं, हाँ, पार्टी का रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी मिलना है. चाहिए. नो हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देने का, सोशल जस्टिस करने का कांग्रेस पॉलिसी है. आई हैव टू इम्प्लीमेंट, आई हैव टू ओबलाइज माई पार्टी डिसीजन. देर आर 6 वैकेंसीज. One is for Muslim minority.
So that is our आगे party आगे policy. देखेंगे आप क्या करते हैं। ओबीसीज पे आ जाती हूँ। गिनती करो की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, बड़ी अच्छी बात है। ज़मीन पे भी काफ़ी नज़र आ रहा है इस बात का असर। आप किस तरह से रिप्रेजेंटेशन देने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि बार बार एक आरोप ये लग रहा है कि भाई जो केसीआर की सरकार थी वो एक पार्टी की सरकार बन गई थी, यहाँ पर एक तरह से एक जाति, एक रेड्डी समुदाय की सरकार बन रही है। इसका क्या आपके पास जवाब क्या होगा इस आर्ग्यूमेंट का, इस आरोप का क्या जवाब है? और दूसरे, क्या आपको लगता है कि ओबीसीज को उनका रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। आप कैबिनेट देखो, पिछले सरकार में कितने ओबीसी को दिया, हमारे सरकार में 12 में हम कितने ओबीसी रिप्रेजेंटेशन दिए। एंड ओबीसी सेंसस का तो हम पॉलिसी बना दिए, ऑलरेडी असेंबली में बिल पास कर चुके हैं, पूरा गाइडलाइंस भी दे चुके हैं। इसका मतलब जो रिटॉरिक स्पीच देने वाले के लिए हमारे कहने कोई जवाब नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी इज फॉर सोशल जस्टिस। तो हर वर्ग की, हर जाति का रिप्रेजेंटेशन हमारे सरकार में, एक हमारे आंकड़ा है मेरे डिसीजन पास, में। आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो आंकड़ा ये है कि 14 टिकट आपने रेड्डी समुदाय को दिए पिछले असेंबली इलेक्शंस में, जिसमें सिर्फ 3 लोग जीत कर आए। इसके अलावा आपने 5 टिकट दिए ओबीसीज को, उनमें 2 जीते। तो आप रेशियो देखिए कि 15 में जीत रहे हैं। कहाँ के बोल रहे हैं आप? असेंबली इलेक्शंस का पिछला। वो गलत है आंकड़े, अगर कोई आपको बोले तो। जी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा की नॉर्थ तेलंगाना की, निजामाबाद, जहीराबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और मेदक लोकसभा। आप क्यों सब बांट के देख रहे हैं? तेलंगाना एज ए होल, तेलंगाना रीजन्स के हिसाब से देखेंगे ना? तेलंगाना रीजन है, तेलंगाना एंटायर वन रीजन। तो हम लोग 29 ओबीसी को दिए और नियर अबाउट 42 43 रेड्डीज को दिए। बाकी का 18 एससीज एंड 12 एसटीज। तो ये कॉम्बिनेशन में हम लोग दे चुके हैं। रिजल्ट 65 आया, अब 64 कांग्रेस, 1 इज अलायंस। तो उसमें से आप यू गो थ्रू दैट सीट्स। सर्वे के हम लोग तेलंगाना से हम तय नहीं किए टिकट्स का, हम डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेशन लिए एंड कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल से रिप्रेजेंटेशन, मतलब उन लोगों का कंसल्टेशन पूरा किए, डिस्ट्रिक्ट में कंसल्टेशन किए, स्टेट में कंसल्टेशन किए, पीईसी में कंसल्टेशन किए, सर्वे भी करवाए एंड सीईसी फाइनली डिसीजन लिए। डिसीजन स्टेट लेवल पे, हमारे लेवल पे एमएलए टिकट, एमपी टिकट तय नहीं होते। तो लोकसभा में आप कहेंगे कि आप ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देने का बराबर। जिक्र- परसों 2 राज्यसभा दिए, तो दो एक दिया। तो ओबीसी को दिए, एक रेड्डी को नहीं दिए, चौधरी को दिए, दूसरा तो ओबीसी यूथ कांग्रेस वाले को दिए। क्योंकि ओबीसी पे 2 मोदी जी की एमएलसी बहुत नजर है। नहीं एमएलसी 2 दिए, तो हम रेड्डी को नहीं दिए, एक ओबीसी को दिए, एक वेलमा कम्युनिटी को दिए। आप ये क्यों नहीं देख रहे? हम लोग 4 एमएलसी दिए अभी तक, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। 4 में एक भी रेड्डी नहीं है, 2 ओबीसी। तो ये आरोप नहीं मानते आप? नहीं, गलत वो है आरोप। आरोप के लिए आरोप किए तो मेरे कहने कोई जवाब नहीं है। आप एक्शंस के ऊपर आरोप किए तो मैं कुछ जवाब दे सकता हूँ। अब आखिरी सवाल आपसे कि इन 17 सीटों में क्या उम्मीद कर रही है कांग्रेस पार्टी? सर्वे तो आपके फेवर में जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़ा सुस्त पड़ जाएंगे कि अच्छी बात है हम तो जीत गए असेंबली, तो ऐसा लोकसभा मैं में चुनाव जीतेंगे? को कभी भी ऐसा नहीं लेता हूँ। आप पिछले बाई इलेक्शन में भी देखो, हम जहाँ पर डिपॉजिट भी नहीं मिला उतना ही ताकत से लड़े, जहाँ पर हम सरकार बनाए उतना ही ताकत से लड़े। कितनी सीटें? 14 सीट तो मैं बराबर दूंगा तेलंगाना से। 14 पक्की बात है ये? आप यू मार्क माय 3 से 14, 11 का गेन आप देंगे और उतना ही 5 असेंबली से लेकर मैं 65 असेंबलीज को गया। फिर इसका ग्रोथ को कैसे देखते आप? चुनाव से पहले मेरे हाथ में 5 थे एमएलए, चुनाव के बाद मैं 65 आ गया ना, फिर 3 एमपीज। अब 14 बनाने में आपको क्या? लेकिन यहाँ मुकाबला मोदी जी से है आपका। अब ये सामने वाले कौन है कि वो पता नहीं है। मेरा भरोसा है जनता के ऊपर, क्योंकि जब 2 सीटें थी तब भी एक तेलंगाना से थी, आपने याद दिलाया। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा भरोसा है किसानों के ऊपर, मेरा कार्यकर्ताओं के ऊपर। मैं नेता को देखकर मैं हिसाब किताब नहीं करता हूँ। जब पावर में रहेंगे नेता अपने साथ में रहेंगे, जब पावर नहीं है नेता छोड़ के जाएंगे। मगर कार्यकर्ता तेलंगाना के किसान ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे में हमारे साथ दिए, उन्हीं लोगों के ऊपर भरोसा है मेरा। अब मेरा मीटिंग्स अभी पार्लियामेंट के लिए तैयारी चल रही है ना, कल भी मीटिंग बनाया, उससे पहले भी मीटिंग बनाया, महबूब नगर में भी मीटिंग बनाया, बहुत सारे जगह में, छेवल्ला में भी मीटिंग बनाया। बिल्कुल आखिरी सवाल, अब पानी की समस्या को लेकर छोटा सा बस सवाल है ये। जिस तरह से कर्नाटका में, बेंगलोर में हम देख रहे हैं कि इस हद तक समस्या है कि राजस्थान के लोग भी हैरान हैं कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं है और हमें इतनी परेशानी नहीं है जितनी वहाँ हो रही है। क्या आपको लगता है कोई सबक तेलंगाना के लिए भी कोई ऐसी समस्या आ सकती है? नहीं, ये ड्राउट है, पूरा देश में है, तेलंगाना के लिए अलग नहीं है। कृष्णा गोदावरी में पानी नहीं है। पिछले बार ड्राउट आ गया, बारिश जितना होना था नहीं हुआ था, पानी का कुछ
प्रॉब्लम आ जाएंगे उसको एड्रेस कैसे करना वो सब लोग हम कोशिश कर रहे हैं, एक्शन प्लान बना दिए कि पीने का पानी कोई तकलीफ ना हुए, क्योंकि अभी किसानों के लिए पानी देने के लिए नहीं है। इसीलिए हम एग्रीकल्चर हम अलर्ट करते रहे किसानों को, भाई अभी इस बार पानी नहीं आप मिलने तैयार वाले। हैं हाँ तैयार है हम सब अगर पूरी ऐसी तरह कोई से। समस्या आती है? 3 बार हम रिव्यू कर चुके हैं, इरिगेशन से, बाकी के डिपार्टमेंट से भी हो गए। कल भी हैदराबाद शहर के हमारे इंचार्ज मिनिस्टर पूनम जी ने रिव्यू करवाया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये पूरा एड्रेस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुड लक टू यू मिस्टर चीफ मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच। यस।